गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 14 मार्च 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर में आपको कुछ ऐसे आर्टिकल्स दिए गए होंगे जो कॉमन होंगे, जिनको हम केवल उसी न्यूज़पेपर से करेंगे जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से दिए गए होंगे। आज स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो कि है सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली टू इंक्लूड CGI ऑन द इलेक्शन कमीशन सिलेक्शन पैनल। अब ये क्या हो रहा है, देखिए एक प्ली लगी है, एक रिक्वेस्ट हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास गई है कि यहाँ पर जो इलेक्शन कमिश्नर होने वाले हैं उनके सिलेक्शन के अंदर आपको CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करना है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये सब कुछ समझने से पहले आपको जरा इलेक्शन कमीशन का एक्चुअली में स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझना होगा, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 324 के द्वारा यहाँ पर हमारे संविधान में बनाई गई है। इसके अंदर पहले से अगर हम स्टार्टिंग में चलते हैं तो 1950 के अंदर ये बनती है और 1950 से लेकर 1989 तक हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। अब इसको अपॉइंट कौन करता है, इंडिया में कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी ऐसी बॉडी हो, उनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। तो ऑब्वियसली इनकी जो अपॉइंटमेंट होती थी वो भी होती थी प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर 1989 के अंदर एक अमेंडमेंट होता है और उस अमेंडमेंट के तहत पर यहाँ पर जो वोटिंग एज थी अडल्ट की वो 21 साल से घटाकर कर दी जाती है 18 साल, 18 ईयर्स। अब क्योंकि ये 18 ईयर्स है तो इसकी वजह से बहुत सारा वर्कलोड भी आएगा, काम भी बढ़ेगा, बहुत सारी ऐसी लोग भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, बच्चे भी हो जाएंगे जो पॉपुलेशन में पहले वोटिंग का हिस्सा नहीं होते थे। इसी वजह से एक नया कंसेप्ट लेकर आए। यहाँ पर एक हमारा होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसी के अंडर भी नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी पावर सब कुछ सेम है, जस्ट वो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दो अदर चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो भी होते हैं। तो अगर हम इसको इलेक्शन कमीशन का एक डाटा निकालें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि ये है इलेक्शन कमीशन, इसके अंदर एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो यहाँ पर कितने होंगे, इलेक्शन कमिश्नर होंगे। अब इन्हीं इलेक्शन कमिश्नर में से एक ऐसे इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली रिज़ाइन कर दिया है। अब ये नहीं पता है कि उन्होंने ऐसे रिज़ाइन क्यों किया। अरुण गोयल उनका नाम था, लोकसभा के इलेक्शन बहुत नज़दीक है और इसी बात के ऊपर क्योंकि अब गवर्नमेंट इसका फ़ायदा उठा सकती है और अपने किसी इलेक्शन कमिश्नर को या अपने किसी फेवरेट इंसान को इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है, तो उसी की वजह से एक NGO है इंडिया के अंदर जो कि है यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से रिलेटेड, और उन्होंने जाकर जो बेंच हेड किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, संजीव खन्ना के द्वारा, उनसे ये अपील की कि कृपया करके जो एक केस हुआ था, देखिए मेंस के पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनूप बर्नावाल केस होता है मार्च 2023 में, मार्च का ही महीना चल रहा है, एक साल पहले ये केस हुआ था। इसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कैसे एक आपको इलेक्शन कमीशन के लिए 3 मेंबर कमेटी बनानी पड़ेगी। एक इसमें आपके होंगे प्राइम मिनिस्टर, एक यहाँ पर होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन और थर्ड होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन तीनों की रजामंदी के ऊपर ही यहाँ पर जो इलेक्शन कमिश्नर आते हैं उनको नियुक्त किया जाएगा, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। नियुक्ति उनकी कौन करता है, प्रेसिडेंट करेंगे। प्रेसिडेंट को इस कमेटी की बातें माननी पड़ेंगी, ये यहाँ पर बोला गया था। अभी तक क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी तो इसको इम्प्लाई भी नहीं किया गया और इसी को इम्प्लाई करने के लिए यहाँ पर केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास अभी पहुँचा है। देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला क्या सुनाते हैं, क्या वो उन्होंने जो पहले केस दिया है अनूप बर्नावाल उसी की वर्डिक्ट के ऊपर चलते हैं यहाँ पर, या कुछ इसमें चेंज आएगा। अभी के लिए प्ली को एक्सेप्ट कर लिया गया है, आगे हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और क्योंकि आज वर्ल्ड किडनी डे है तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा इसकी क्या ज़रूरत है, हम यहाँ पर UPSC के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने आए हैं, तो बिल्कुल इसकी भी ज़रूरत है क्योंकि ये आपका GS पेपर 3 के हेल्थ में इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हेल्थ है, वैसे तो आपसे रिफॉर्म ही पूछे जाएंगे, लेकिन रिफॉर्म आप तभी तो करेंगे ना जब आपको समस्याओं का पता होगा। तो अच्छा आर्टिकल है, इसमें बताया जा रहा है कि कैसे इंडिया के अंदर किडनी डिजीज़ का जो बर्डन है वो
बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर साल हम देखते हैं 2 लाख से लेकर यहाँ पर 2.5 लाख नए किडनी पेशेंट हैं जो ऐड हो रहे हैं। और जितने, मान लीजिए अगर 10,000 किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ पर होते हैं हर साल, तो उनमें से 8,000 ऐसे हैं जिनको पेरिटोनियल डायलिसिस हो जाता है, यानी कि उनका होम में डायलिसिस हो जाता है। और 50,000 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको होम्यो डायलिसिस होता है कंट्री के अंदर, जो कि Tier 1 और Tier 2 सिटीज़ में ही ओनली अवेलेबल है। अब ये सब क्या है, चलिए इसको आराम से समझते हैं। पहले समझते हैं कि किडनी में एक्चुअली में प्रॉब्लम होती क्यों है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि किडनी की जो समस्याएं हैं वो मोस्टली हो सकता है अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होंगी, क्योंकि इसका एक रीज़न है डायबिटीज़। जिसको भी डायबिटीज़ हो जाता है उनकी किडनीज़ में ऑटोमेटिकली क्या होती है, प्रॉब्लम या डिजीज़ आनी शुरू हो जाती हैं। किडनी जो होती है वो आपके लूम्बर, आप अगर अपने लोअर बैक में, अपनी पीठ में देखेंगे तो आपका जहाँ पर स्पाइन का लूम्बर होता है वहीं पर ये पीछे की तरफ 2 किडनीज लगी होती हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है हमारी जो टॉक्सिन्स है उनको ब्लड से हटाकर टॉक्सिन्स को हमारी यूरिनरी के बाहर निकालना। इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनको भी ये कई बार बनाती हैं, और इनका काम है बॉडी को टॉक्सिन्स फ्री रखना। अब अगर ये ख़राब हो जाती है तो बॉडी में ऑब्वियसली बहुत सारे टॉक्सिन्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ न्यूमेरियस डिजीज़ यहाँ पर आ सकती हैं, जिनकी हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी सारी डिजीज़ यहाँ पर बन जाएंगी। और इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि आपकी भूख खत्म हो सकती है, एपेटाइट खत्म हो सकता है, वीकनेस आ सकती है, वेट लॉस हो सकता है, इंसोम्निया, नींद ना आए, इचिंग, ड्राउजीनेस, हाइपरटेंशन यानी कि जिसको हाई बीपी भी बोला जाता है, ये सब इसमें एक बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। अब डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से किडनी ऑटोमेटिकली ख़राब होती हैं, और किडनी ख़राब होने की वजह से भी ये बीमारियां होती हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर आप लोग यहाँ पर जेनेटिकली आपकी तरफ नहीं आ रहा है, पेरेंट्स में नहीं है, तो इसको होने से रोका जा सकता है। हालांकि इंडिया के अंदर अभी ऐसा माना जा रहा है कि 70% से ज़्यादा ऐसी पॉपुलेशन है जो फिलहाल प्री डायबिटिक फेज़ में चल रही है, यानी कि उनको डायबिटीज़ होने की संभावनाएं बिल्कुल हैं। उनका लाइफस्टाइल इतना ख़राब है कि जिसकी वजह से उनको शुगर जैसी, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां यहाँ पर हो सकती हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि ठीक है, ये लाइफस्टाइल जो ख़राब होता है वो तो एक्चुअली में यहाँ पर डाइट वगैरह और अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा ख़राब होता है, लेकिन ये गलत है। प्रोफेसर A.K. बल्ला, जो कि यहाँ पर ऑनरेबली सेक्रेटरी हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी में काम करते हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर, ये बताते हैं कि कैसे रूरल एरिया के अंदर भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड यहाँ पर डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह। और उसका कारण है कि वहाँ पर क्या होता है, देखिए किडनी की ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर इसी वजह से आती है, खास करके नॉर्थ इंडिया के अगर हम देखें तो वो वाटर की वजह से। वाटर वहाँ पर बहुत सारे पॉल्यूटेंट हैं, तो मोस्टली आप रूरल एरियाज़ में देखेंगे कि लोगों को किडनी स्टोन हो जाता है। कारण क्या है, पानी की वजह से, पानी में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। तो किडनी स्टोन जब उनको होता है तो वहाँ से भी उनको बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। एटलीस्ट आप हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, इन सारे स्टेट में तो इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में देख ही पाएंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि इसका समाधान क्या है। देखिए 8 तरीके हैं किडनी को हेल्दी रखने के लिए, 8 गोल्डन रूल इन्हें बोला जाता है। सबसे पहले आप फिट रहिए, आइडल बॉडी वेट रखिए अपना, हेल्दी डाइट खाइए, आपका जो ब्लड शुगर होता है उसको चेक करते रहिए, कंट्रोल में रखिए। इसके अलावा जो अप्रोप्रिएट फ्लूइड होता है, आपको जितना पानी पीना चाहिए जूसेस की फॉर्म में या वैसे, उसको आप अप्रोप्रिएट पूरे तरीके से लीजिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपकी किडनीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कोई अगर बीमारी है, जैसे फैमिली में किसी को किडनी डिजीज़ है या किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, तो उसको भी आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा भी जो होता है वो यहाँ पर किडनी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इसी वजह से अपनी जो बॉडी का मास इंडेक्स है उसको आप लोग, अगर ज़्यादा है वो 25 से जो आपकी BMI है वो आगे निकल गई है, तो आप लोग ओबेसिटी के अंदर मान लिए जाओगे। तो इसी वजह से उसको कंट्रोल में लाइए और 18 से 20 की रेंज में आप उसको ले आइए। तो ये ठीक है, टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, लेकिन यू कैन डू इट। सो ये सभी को करना चाहिए। ये कुछ आइडल रूल्स है, और अदरवाइज़ इंडिया में बहुत सारा इसका डबल बर्डन होगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से कोई भी अगर मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो यूट्यूब के साथ साथ मेरा टेलीग्राम पे भी एक ग्रुप है, जहां पर आपको जितने भी आर्टिकल यहां पर डिस्कस होते हैं उनकी प्रीलिम्स की समरी मिल जाती है, प्रीलिम्स के नोट्स आपको वहां पर मिल जाते हैं कि प्रीलिम्स में इसमें से क्या आएगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि प्रीलिम्स अभी बहुत नज़दीक है और बहुत सारी चीज़ें याद रखना मुश्किल होता है। तो इसी वजह से आप यहाँ पर सोने से पहले 5 मिनट में उन समरीज़ को पढ़ सकते हैं पूरे डे की को, जिससे आपका करंट अफेयर काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो भी पीपीटी आप यहाँ स्क्रीन पर देखते हैं उसका आपको पीडीएफ मिल जाता है, सो दैट अगर आपको कुछ याद करना है तो आप याद कर सकते हैं, या जो भी आर्टिकल यहाँ पर है उनको भी उसमें से पढ़ सकते हैं। आज के पहले आर्टिकल जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल बात कर रहा है उन जजेस एंड ब्यूरोक्रेटिक ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। देखिए जीएस पेपर 2 में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जीएस पेपर 2 के अंदर भी हमारे बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि करप्शन का टॉपिक यहाँ पर आ जाता है। इवन जीएस 4 में करप्शन आता है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन का जो टॉपिक है। उसके अलावा हम देखते हैं जीएस 2 में गवर्नेंस में इम्पोर्टेंट हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी। तो ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो इससे इंटरलिंक हैं, और उसी में हम देखेंगे कि क्यों जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या क्यों कोई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो एक्चुअली में अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर करके यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं। और क्या ये इंडिया के डेमोक्रेसी के लिए ठीक है? क्या इंडिया का संविधान इसकी परमिशन देता है? इन सभी का आंसर हम देखेंगे अभी आर्टिकल में। आर्टिकल लिखा गया है रंगाराजन आर के द्वारा। रंगाराजन आर जो है वो खुद एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, और इन्होंने एक किताब भी लिखी है पॉलिटिक्स सिंप्लीफाइड के नाम से। ये इसी वजह से इसमें बात करते हैं, अच्छा खासे ये ज्ञाता है पॉलिटिक, और कहते हैं कि कैसे अभी क्या हुआ है। रिसेंटली एक कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हैं और एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन दोनों ने ही अपनी पोस्ट से यहाँ पर रिज़ाइन दे दिया है, और रिज़ाइन देकर इन लोगों ने बीजेपी पार्टी को क्या किया है, ज्वाइन कर लिया है। अभी एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली आप लोगों को ऐसा करने की परमिशन है, बिल्कुल है। कोई भी इंसान अपनी पोस्ट को छोड़कर यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन क्या कुछ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके ऊपर ऐसे रोल नहीं लगाए हैं, कुछ ऐसी मर्यादाएं नहीं लगाई हैं? ऐसे तो फेवरेनिज्म हो जाएगा, ऐसे तो गवर्नमेंट यहाँ पर लालच देगी किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को कि आप तब तक आप सर्विस करिए, उसके बाद आपको हम गवर्नमेंट में रिटायर होने के बाद या आप जब रिज़ाइन देंगे उसके बाद में आपको गवर्नमेंट के अंदर ले आएंगे। तो ये तो एक भाईवाद टाइप ऑफ चीज़ यहाँ पर चल जाएगी, भाई भतीजावाद, और ये गलत चीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इसमें तो गवर्नमेंट के ऊपर जो एक तरीके से यहाँ पर लिमिटेशंस लगाई गई हैं, चाहे वो डीपीएसपी के थ्रू हो, चाहे वो हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हो, वो सब खतरे में आ जाते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट के जज जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसी से यहाँ पर फेवरेटिज्म की चीज़ें चलेंगी, उसी से हमें नेपोटिज्म वगैरह देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। खैर, अभी हम देखते हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का, वो 3 ब्रांचेस में बटा हुआ है। पहली जो ब्रांच होती है वो होती है यहाँ पर गवर्नमेंट ही, या फिर जिसको हम एग्जीक्यूटिव भी बोल देते हैं कि इनका क्या काम है, सारी चीज़ों को लागू करने का इनका काम है। दूसरी जो ब्रांच होती है वो होती है लेजिस्लेचर की। इन लोगों का क्या काम है? जितने भी एमएलएज होते हैं, जितने भी एमपीज होते हैं, इनका काम होता है कानून बनाना, लेजिस्लेचर। और थर्ड होती है जुडिशरी। अब जुडिशरी क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हम लोगों की एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है जो कि इंडिपेंडेंट है। उसको किसी को भी यहाँ पर किसी के प्रति भी कोई भी जिम्मेवारिता रखने की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ जो संविधान में यहाँ पर रूल्स बताए गए हैं, संविधान ही उनका सोर्स है पावर का, और संविधान ही उनकी पावर की लिमिटेशन है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही उनको सिर्फ और सिर्फ मानना होता है। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वो लोग बिल्कुल उत्तरदायित्व होते हैं उनका लेजिस्लेचर की तरफ। अब क्या ऐसा ही अलग कंट्रीज़ में भी है? नहीं, यूएसए में ऐसा नहीं है। वहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन इंडिया में ये लोग एक ही जगह बैठते हैं। लोकसभा में ही हम देखते हैं कि ये लोग जो बैठते हैं, लोकसभा के प्रति ही इनकी जिम्मेवारी भी होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं।
अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर जजेस जो कर रहे हैं उसके ऊपर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन है, तो देखिए एग्जीक्यूटिव जो कि अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर के प्रति, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी हैं इनके अलावा, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हमने पहले ही बात की, पहले ही आर्टिकल में फर्स्ट पेज पे हमें पता है कितना टेन्योर होता है, इनको सिक्योरिटी मिलती है 6 साल की, कि 6 साल तक यहाँ पर जो इलेक्शन कमिश्नर आएगा वो रह सकता है। 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इनको यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा लेके आया जा सकता है। क्या इनको कोई इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है? नहीं, इनको कोई इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ रहा है। यही चीज़ें होती हैं इंडिपेंडेंट बॉडीज़ की, जो खुद संविधान आर्टिकल 324 जो है संविधान का, वो इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर लेकर आता है। दूसरी होती है पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा ये सभी अपना अपना काम करने के लिए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि फेवरेटिज्म ना हो, इसी वजह से जैसे कि कोई CAG है, चेयरमैन वगैरह है पब्लिक सर्विसेज के, अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको दोबारा से यहाँ पर सेंटर या किसी गवर्नमेंट के अंदर कोई भी ऑफिस उनको नहीं मिलेगा। ये चीज़ें बोली गई हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसे ही रिटायर होकर जाता है और प्राइवेट किसी संस्था में जाना चाहता है तो वहाँ पर भी जाने से लिए उसको कम से कम पहले 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 साल तक वो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। रीज़न अगेन वही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आ जाए। जो भी आप में से एथिक्स पढ़ेंगे उनको अच्छे से समझ में आएगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ऐसे दुविधा में आप ना आ जाओ कि मुझे इस कंपनी का कुछ फ़ायदा कर देना चाहिए क्योंकि शायद मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में एज अ पार्ट बन सकता हूँ, और उस समय पे आपकी जो रियल ड्यूटीज़ होती हैं, जो आपका असली कर्तव्य है, आप उससे कहीं डगमगा ना जाओ। तो इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। अब ये रिस्ट्रिक्शन पॉलिटिकल पार्टीज़ पर क्यों नहीं लगाई गई है, ये भी सवाल उठना चाहिए कि आपने प्राइवेट पे भी लगा दिया है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई ऑफिस पे जॉब नहीं दे रहे हो, आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल तक जाने नहीं दे रहे हो, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ पर ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं है, उठना चाहिए सवाल। कारण ये है क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, और डेमोक्रेटिक नेशन होने की वजह से, लोकतांत्रिक होने की वजह से आप किसी को भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में या तो इलेक्शन लड़ने से या नॉमिनेशन होने से नहीं रोक सकते। ऐसा क्या मैं कह रही हूँ? नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा बोलना है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास इससे रिलेटेड बहुत सारे प्लीज गई हैं, बहुत सारे लिटिगेशंस गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि देखिए अगर किसी को कानून बनाना है इसके ऊपर तो वो जुरिस्डिक्शन आता है लेजिस्लेचर के ऊपर। मैं इसके ऊपर कानून नहीं बना सकता, तो आई एम सो सॉरी। ये सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर वर्डिक्ट है इस केस के अंदर। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के समझते हैं कि ठीक है आप इनको रोक नहीं सकते, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी तो एक बॉडी है, उसका क्या बोलना है? वो भी तो, उसका भी तो काम यही है ना कि इलेक्शंस को जितना हो सके उतना फेयर रखना, जितना हो सके उतना जस्ट रखना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन का क्या कहना? देखिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक रिपोर्ट आती है 2012 में। अब ये रिपोर्ट जब आई थी तो रिपोर्ट में लिखा गया था कि एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए। कूलिंग पीरियड कितने समय का? 2 साल का। यानी कि जैसे किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपको ज्वाइन करने से पहले 1 साल का समय चाहिए होता है, वैसे ही आपको किसी संस्कारी संस्था में या फिर हम इलेक्शन लड़ने से पहले आपको क्या होना चाहिए? 2 साल तक का इंतज़ार करना चाहिए, चाहे आप रिटायर हो चाहे आप रिज़ाइन दो, उसके बाद आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आकर ज्वाइन हो सकते हो। ये गवर्नमेंट ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं हम इसके ऊपर कोई कानून नहीं बना रहे। सुप्रीम कोर्ट बोले कि ये काम तो मैं इस पे कानून नहीं बना सकता, ये काम गवर्नमेंट का है। और अब दोबारा से रंगराजन जो बोल रहे हैं ऑथर है, वो कह रहे हैं कि इसी के ऊपर दोबारा से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये जो डिमेंशिया हमें साथ में दिखाई दे रहा है, ये जो डायलेमा हम देख पा रहे हैं, और कुछ ना कुछ देखिए अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम है, तभी तो इलेक्शन कमीशन भी अपनी रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं ना। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई ऐसा कानून जरूर बनना चाहिए ताकि ये जो बॉडीज़ हैं वो सभी की सभी इंडिपेंडेंट रह सकें। आगे चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा है यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर और इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा आर्टिकल पढ़ते हैं जो कि है द फर्स्ट ऑटोनॉमस AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर मीट डेविन। डेविन जो है वो एक AI सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर होते होते ही ये एक इंजीनियर भी है, यानी कि इसकी जो ट्रेनिंग की गई है, इसमें जो
चीज़ें डाली गई हैं अच्छे से वो कैसे की गई हैं, इंजीनियरिंग की डाली गई हैं। ये हेल्प करेगा आपको बहुत सारे चीज़ों में। यूएस की ये एक एआई लैब है जिसका नाम है कॉग्निशन, संज्ञानता जिसको हिंदी में बोला जाता है। और कॉग्निशन का यहाँ पर वर्ल्ड का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पर लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि इसने जॉब में जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है उनको फुलफिल करके दिखाया है। इसने 2-3 महीने तक यहाँ पर जॉब करके भी दिखाई है, तो ये बिल्कुल सारे काम कर सकता है एटलीस्ट सॉफ्टवेयर के लिए जो काम आपको चाहिए होते हैं। तो वही बात है कि सॉफ्टवेयर में बहुत हेल्प करेगा। एआई रेवोल्यूशन अभी फ़िलहाल चल रहा है। यहाँ पहले एक बार औद्योगिक क्रांति आती है और उसके बाद अलग अलग क्रांतियाँ हमें देखने को मिली और आज के समय में हम बिल्कुल कह सकते हैं कि कृत्रिम जो यहाँ पर बुद्धिमत्ता है, एआई जो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी क्रांति, उसका रेवोल्यूशन फ़िलहाल हो रहा है। अब हम चलते हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ जो कि है FBR, जो कि क्या होता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया के अंदर 4 मार्च को, आप लोगों को याद होगा कि हमने 10 मार्च को ये न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था, 4 मार्च को भी हमने पढ़ा कि कैसे इंडिया का जो एक यहाँ पर पावर प्लांट है कल्पाकम के नाम से जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पर इंडिया का स्टेज 2 क्या है, हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो 3 स्टेज में बटा हुआ है। उसकी जो स्टेज 2 है उसमें हमने प्रवेश कर लिया है। हमने इंडिया में पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक्चुअली में लेकर आ चुके हैं, जो कि आज से बहुत पहले 1950 के टाइम में सोचा गया था। यहाँ पर डॉक्टर भाभा के द्वारा, होमी भाभा जो थे, उन्होंने इस प्रोग्राम को इंडिया के लिए बनाया था। और इंडिया के लिए बनाने का इसका रीज़न था कि हम बहुत जल्दी 2003 में ही इसमें प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 20 साल हमें ज़्यादा लगे, 2 दशकों का ये समय हमें ज़्यादा लगा, लेकिन आज ये अच्छी बात है कि हम इस दिशा में, इस जगह पर पहुंच पाए हैं। इंडिया का जो फास्ट ब्रीडर प्रोग्राम है वो एक्चुअली है क्या, देखिए इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसको आसान बनाना पड़ेगा ताकि आप लोग इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। आसान बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर फर्टाइल से फिजाइल मटेरियल होते क्या है। देखिए जब हम न्यूक्लियर मटेरियल की बात करते हैं तो न्यूक्लियर के अंदर 2 मटेरियल है, एक होता है फर्टाइल, एक होता है फिसाइल। फर्टाइल एक ऐसा मटेरियल है जिसको आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, यानी कि उसको आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मान लीजिए कि आपके पास एक फर्टाइल मटेरियल है यूरेनियम का जो कि 238 है। कहाँ से निकाला, न्यूट्रॉन से आपने निकाला है। उसको आप पहले वाई के साथ कन्वर्ट करके बनाएंगे 239 यूरेनियम, उसको फिर आप यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे NP के हिसाब से, और फिर लास्ट में आपका जो फिसाइल मटेरियल आएगा वो आएगा प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम यहाँ पर क्या है, फिसाइल मटेरियल। और फिसाइल, अब फर्टाइल से आप समझ पाए होंगे कि फिसाइल क्या होता है, जिसको अब आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए यूरेनियम जो 238 हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, यूरेनियम एक ऐसी चीज़ है जो केवल और केवल एक फिसाइल हमारे पास है जो नेचुरली हमें मिल जाता है, और उसका भी कुछ पार्ट हमें मिलता है, यानी कि 0.7% ही यूरेनियम 239 एक ऐसा होता है जिसको हम फर्टाइल ना कह के फिसाइल नेचुरली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होता है फर्टाइल फिसाइल मटेरियल। अब फ्यूल साइकिल ऑप्शन कैसे होते हैं, इंडिया के अंदर फ्यूल कैसे बनता है। देखिए फ्यूल आप फिसाइल प्लस फर्टाइल दोनों को इस्तेमाल करते हैं, उसको आप एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि रिएक्ट करेगा उसके अंदर डालते हैं। फिसाइल जो है वो पार्टली स्पेंड हो जाता है, फर्टाइल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, और स्पेंट फ्यूल रेप्रोसिटरी जो है उसके अंदर आप इसको रख देते हैं। देखिए 2 दिन पहले हमने एक आर्टिकल के ऊपर डिस्कशन किया था जो कि था न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में। अब न्यूक्लियर वेस्ट की जब हम बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि न्यूक्लियर से हमने, मान लीजिए यूरेनियम और प्लेटिनियम से हमने एनर्जी तो बना ली, लेकिन इससे जो वेस्ट बचा है, इससे जो चीज़ें बच गई, अब उसका क्या किया जाए। उस पर हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम उसको रीप्रोग्राम कर दें या रीऑर्गेनाइज कर दें, कि दोबारा से उसको इस्तेमाल करें जितना इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा है कि जो इस्तेमाल नहीं हो सकता, जैसे कि लिक्विड वेस्ट भी यहाँ पर निकलता है, प्लस साथ में सॉलिड वेस्ट भी निकलता है। अब इसका क्या किया जाए, तो इसको आप एक काम करिए, कोई भी रेपोजिटरी बनाकर उसके अंदर इसको सील पैक करके बड़े बड़े कंटेनर्स में इसको रख दीजिए।
अब ये जो वेस्ट होता है इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, आप इसको कुछ भी करके 2 लाख सालों से पहले ख़त्म कर ही नहीं सकते हो। और होमोसेपियंस जो हम लोग यहाँ पर धरती पे आए हुए हैं, हमारी कितनी लाइफ है, हमें धरती पे आए हुए केवल 6000 साल अभी तक हुए हैं, तो हमारा लाइफ स्पैन बहुत कम है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेस्ट निकल रहा है उसकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में लाइफ स्पैन हम यहाँ पर देख पाएंगे। तो इसी वजह से क्योंकि फुल एनर्जी इसमें टैप नहीं हो जाती है, यूटिलाइज पूरा नहीं होता है, तो एक समस्या की तरह दिखाई दे रहा है। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें इसका साथ साथ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये होता है वंस थ्रू फ्यूल साइकिल। फिर क्लोज फ्यूल साइकिल जो कि इंडिया इस्तेमाल करता है, कहाँ पर इस्तेमाल करता है, हमने अभी अभी बात की कालापक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट की, वहाँ पर इस्तेमाल होता है क्लोज फ्यूल साइकिल का। इसमें जो फ्यूल है फिसाइल प्लस फिटाइल वो न्यूक्लियर रिएक्टर में जाएगा, फिर कन्वर्ट होगा, इस्तेमाल होगा, रीप्रोसेसिंग इसमें हो जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रीप्रोसेसिंग होगी। जो लंबे समय तक वेस्ट रहता है उसको रेपोजिटरी के अंदर छोड़ दिया जाएगा। जिसको रिप्रोसेस किया गया है उसको दोबारा से फर्टाइल और फिजाइल भागों में बांटकर फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग करके और फिर से उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में रखा जाएगा, फिर से वो इस तरीके से काम करेगा। ये होता है रिप्रोसेसिंग, जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम इसको रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पर रख दे तो। लेकिन गुड हैंडलिंग यहाँ पर न्यूक्लियर वेस्ट की करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 लाख सालों से ज़्यादा लग जाता है किसी न्यूक्लियर वेस्ट को डिके होने में, ख़त्म होने में। टोटल हम देखते हैं कि बहुत समय ये लेता है। प्लूटोनियम तो और भी बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर ले रहा है। नेचुरल यूरेनियम जो और होते हैं वो एक्चुअली में कम समय लेते हैं। जब आप नेचुरल को कन्वर्ट कर देते हो प्लूटोनियम में, थायोम में, तो वो सभी ज़्यादा समय यहाँ पर लेते हैं। रेडियो टॉक्सिसिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि ये रेडियो टॉक्सिक है, तो इसके जो वेस्ट है उसको क्या जाना जाएगा, फंक्शन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंगली इसको रेडियो टॉक्सिक माना जाएगा। नेचुरल लेवल जो होती है टॉक्सिसिटी की वो नेचुरल यूरेनियम और के अंदर ही मिलती है, जो कि काफ़ी ठीक है, कम है, क्योंकि वो मिट्टी में ही आपको मिलेगा। कोई भी अगर आपको चीज़ ट्रैक करनी है, कोई भी चीज़ अगर आपको निकालनी है, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में हमको कोडिसा वगैरह में जो ये और है मैग्नेटाइट जो यहाँ पर सैंड होती है उसके अंदर हम मिलते हैं, तो वो कैसे होता है, क्योंकि ग्रेविटी एक तरीके से काम करती है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को एक ही जगह पे इकट्ठा करती है। बहुत सारी ऐसी इनलैंड रिवर भी है इंडिया में जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उड़ीसा वगैरह में, तमिलनाडु में ये जो रिवर्स है इनमें आपको यहाँ पर नेचुरल यूरेनियम मिल जाता है। तो ये क्या करता है, ये वहाँ पर इकट्ठा हो चुका होता है। टोटल जो लेवल होता है रेस्ट का रिएक्टिव मटेरियल का वो एक्चुअली में 2 लाख साल से भी ज़्यादा है। ह्यूमन हिस्ट्री लगभग 6000 साल की है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इशू है कि आप इसको जनरेट तो कर रहे हो, लेकिन आने वाले समय में अब आप इसको कैसे ख़त्म करोगे और आने वाली जनरेशन्स को आप इतना ज़्यादा न्यूक्लियर वेस्ट क्यों देकर जा रहे हो। इसके सॉल्यूशन क्या है, आइसोलेट अमेरिकम का इस्तेमाल कीजिए, प्लूटोनियम, क्यूरियम, इन सभी को एक्चुअली में अलग अलग बर्नर के अंदर, रिएक्टर के अंदर यहाँ पर क्या करना चाहिए, जलाना चाहिए। इसमें क्या होगा, जो डिके टाइम है, इनको ख़त्म करने का टाइम है वो कम हो जाएगा। क्योंकि अगर ये तीनों एक साथ है तो मान लीजिए अब इसका टाइम बहुत ज़्यादा, इसका बहुत टाइम है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा समय बनाते हैं। लेकिन आपने प्लूटोनियम को बिल्कुल अलग रख दिया है, क्यूरेनियम को बिल्कुल अलग रख दिया, तो अब इनका जो ख़त्म होने का, डिके होने का टाइम है वो कम हो जाएगा। तो इसी वजह से जो क्लोज फ्यूल साइकिल है वो ज़्यादा एनर्जी तो मिलवाते हैं, साथ ही में वेस्ट भी वो कम होने देते हैं। यूरेनियम, अब हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया में 3 स्टेज का क्या प्रोग्राम है। सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो है प्रेशराइज्ड वाटर के हिसाब से, जिसमें यूरेनियम फूल को जो कि नेचुरली हमें मिलता है, जो कि क्या हो गया हमारा फिसाइल भी होता है और फर्टाइल भी होता है। फिसाइल इसमें से 0.7% ही हम निकाल पाते हैं, और फर्टाइल जो फ्यूल होता है वो एक्चुअली में यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में है, 99.3% में। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है और साथ ही में कन्वर्ट होकर प्लूटोनियम भी प्रोड्यूस करता है। प्लूटोनियम को अब हम इकट्ठा कर रहे थे बहुत सारे टाइमों से, जब से हम लगातार, पहले हमारी स्टेज थी, ये हमारी फर्स्ट स्टेज है। प्लूटोनियम को हमने बहुत समय से इकट्ठा किया और इसी प्लूटोनियम को जब हम सेकंड स्टेज में पहुंच गए हैं, जो कि है फास्ट रिएक्टर के नाम से, अब हम फास्ट रिएक्टर में इसको डालते हैं। जब ये एक बार फास्ट रिएक्टर में चली जाती है तो ये ज़्यादा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है एक थर्मल रिएक्टर के मुकाबले में। अब ये जो प्लूटोनियम है ये कन्वर्ट होकर बनाएगा थोरियम टू
यूरेनियम 233। अब ये फ्यूचर है, अभी तक हम थोरियम के अंदर नहीं पहुँचे, लेकिन प्लूटोनियम हमारा अब तक बन रहा है। ये हमारी होगी थर्ड स्टेज, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, थोरियम का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपकी एनर्जी बनेगी, और इसकी वजह से इंडिया जो है वो एनर्जी डिपेंडेंट एक कंट्री बन जाएगी, यानी कि किसी के ऊपर भी उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। इंडिपेंडेंट कंट्री आज़ाद बन जाएगी, ना वो किसी से कोई फ्यूल मंगवाएगा, ना हम किसी से कोई तेल खरीदेंगे। हमें जितनी डिमांड होती है उतनी को हम बहुत लंबे समय तक यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से क्या कर सकते हैं, पूरी इसकी कर पाएंगे। तो इसी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो एक सस्टेनेबल फॉर्म है एनर्जी की, अगर आप उसको ढंग से करेंगे। यही 3 स्टेज का हमारा यहाँ पर उसको बनाने का तरीका है। पहला क्या तरीका होता है, पावर जनरेशन, फिजाइल इन्वेंट्री आपको बनानी पड़ेगी। सेकेंड में जो पावर प्रोग्राम है उसको बढ़ाना है, और ज़्यादा जो यूरेनियम 233 है उसकी इन्वेंट्री उसको रखने की जगह आपको करनी है। और थर्ड में जो फ्यूल बन चुका है, आपने उसको बना लिया है पहले, उसको क्या करना है, बंद करना है। इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है, नेचुरल यूरेनियम की बात करें तो इंडिया में लगभग 540 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं, जो कि हम फिर से बात कर रहे हैं। कौन सी स्टेज है इंडिया के, 3 स्टेज है यहाँ पर। किसने शुरू किया था 1950 में, डॉक्टर होमी भाभा ने ये प्रोग्राम बनाया था। और फर्स्ट स्टेज जो है वो है यहाँ पर हैवी वाटर रिएक्टर की। दूसरी हमारी है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की, जिसमें हमने 2024 के मार्च के अंदर एंटर किया है, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे प्लूटोनियम का। और थर्ड है थोरियम यूरेनियम U233। अब इसके लिए 30 किलोवाट यानी कि 1 लाख वोट जो होता है आपका, वो 1 किलोवाट के अंदर होता है। तो यहाँ पर 30 लाख वोट का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर चल रहा है, जिसका नाम हमने कामिनी रखा है, कामिनी रिएक्टर इन इंडिया, जो कि यहाँ पर फ्यूचर में आगे आने वाले समय में हम इसको लेकर आएंगे। तो इंडिया में फ़िलहाल के लिए यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर बहुत समय से चल रहे हैं। इवन वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कमर्शियल फास्ट रिएक्टर है 500 मेगावाट का, वो भी हम सोच रहे हैं कि इंडिया के अंदर ही लेकर आएँ। और एक थोरियम यूरेनियम रिएक्टर जो कि 1996 से हमारे यहाँ पर एक्चुअली हमारे यहाँ पर नहीं, कंट्री में चल रहा है, जैसे कि रशिया के अंदर ये चल रहा है ऑलरेडी, यूएसए में इसका इस्तेमाल होता है। तो इंडिया भी इसको अपने यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर लेकर आएगा फ्यूचर में। अभी इंडिया के कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जैसे कि काइगा है कर्नाटका के अंदर, जिसमें 4 यूनिट है, 220 वोट की। यहाँ पर टोटल कैपेसिटी कितनी है, 800 मेगावाट। फिर करागपुर है, कालानकर है, नरोरा है, रवात भाटिया है राजस्थान में, तारापुर है महाराष्ट्र के अंदर, एंड कुंदानकुलम है तमिलनाडु के अंदर। अभी हमारा कहाँ पर आया है, कालापक्कम तमिलनाडु में ही ये है, और यहीं पर हमारी जो फास्ट ब्रीडर है उसको हम लेकर आए हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या होता है। जैसे कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर जिसकी हम बात करें, और हमारे यहाँ पर कौन सा था, पहले प्रेशराइज्ड आता है और उसके बाद हैवी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर यहाँ पर आता है। इसमें जो फ्यूल होता है वो एक्चुअली में यूरेनियम और ऑक्सीजन से इनरीच होता है। ऑक्सीजन कैसे मिल जाती है, क्योंकि हम इसमें जो मॉडरेटर है उसका इस्तेमाल वाटर का कर रहे हैं, तो उससे ऑक्सीजन उसको मिल जाती है। कूलेंट के लिए यानी उसको ठंडा करने के लिए भी हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, तो भी ये ज़रूरी है। प्रेशराइज जो वाटर रिएक्टर होते हैं वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिएक्टर यहाँ पर माने जाते हैं। इसमें बहुत पावरफुल पंप होते हैं जो वाटर को पाइप के थ्रू यहाँ पर पंप करते हैं, ऊपर की तरफ भेजते हैं और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पर जो बॉयल वाटर होता है उसको अलग रखते हैं। ये है आपका बॉइलिंग वाटर, ये है आपका नॉर्मल कंट्रोल रोड जो प्रेशराइज करेगी, और ये स्टीम जो होती है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकाल देते हैं, और जो वेस्ट बचता है उसको क्या करते हैं, कूलेंट करके ठंडे पानी के अंदर यहाँ पर डाल दिया जाता है। तो रिजल्ट जो निकल के आता है वो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है जो टरबाइन जनरेटर की वजह से बन रही है। दूसरा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो कि अब इंडिया इसमें घुस चुका है। तो बिल्कुल ये 2024 प्लस 2025 दोनों ही में प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको जरा आप पूरे के पूरे प्रोग्राम को अच्छे से यहाँ पर याद कर लीजिए, समझ लीजिए। मैं 3 से 4थी बार यहाँ पर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में जाके आपको बता रही हूँ। इससे ज़्यादा आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत इसके ऊपर तैयार करने के लिए नहीं पड़ेगी। सो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। फ्यूल इसमें कौन सा इस्तेमाल होता है, प्लूटोनियम ऑक्सीजन के साथ और यूरेनियम दोनों इस्तेमाल होते हैं। मॉडरेटर कोई नहीं है और कूलेंट इसमें वाटर नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है लिक्विड सोडियम का। ये होता है आपका प्रीलिम्स का पॉइंट। कहाँ क्या इस कूलेंट के लिए, इसको ठंडा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लिक्विड सोडियम। अब इसी को चेंज करके हो सकता है यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन लिख दिया जाए या वाटर लिख दिया जाए, तो इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि ये सोडियम है।
फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर होते हैं वो फास्ट न्यूट्रॉन्स को कन्वर्ट करते हैं मटेरियल्स में, जैसे कि यूरेनियम 238 से थोरियम 232 में, और फिसाइल मटेरियल के अंदर ही उनको कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि रिएक्टर को एज अ फ्यूल ईंधन की तरह काम करते हैं। पहला जो सोडियम साइकिल होता है वो हम थोड़ा सा हॉट देख पाएंगे, यहाँ पर मेटल है निकल रहा है, और प्राइमरी जो सोडियम साइकिल है वो नीचे कूलेंट का काम कर रहा है, इसको ठंडे करने का काम कर रहा है। हीट यहाँ पर ऊपर से एक्सचेंज की जाती है और यहीं पर सेकेंड सोडियम कूलेंट होता है जो इसको ठंडा दोबारा से कर देता है। इस प्रोसेस के अंदर हम देख पाएंगे कि रिसाइकलिंग जो है वो कंबाइंड होती है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसके रिसोर्सेज बहुत लंबे समय तक रह पाते हैं ज़्यादा। अब इसमें क्या फ़र्क है, देखिए जो हैवी वाटर प्रेशराइज्ड हमने पहले देखा था उसमें हम क्या देख पा रहे थे, HPUR के अंदर इसमें आपको फ्यूल ज़्यादा देना पड़ता था और एनर्जी कम निकलती थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है फास्ट ब्रीडर में कि आप फ्यूल कम दे रहे हो, जितना ये फ्यूल लेता है उससे ज़्यादा एनर्जी निकाल देता है, और उससे अलग फिर क्या निकालता है, एक प्रोसेसर हमारे पास होता है जो कि क्या है, थोरियम, और थोरियम का हम कब इस्तेमाल करेंगे, थर्ड स्टेज के अंदर इसका हम इस्तेमाल करेंगे। और यहीं पे हमारा इसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स ख़त्म हो रही हैं। फ़िलहाल के लिए 3 स्टेज हैं, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा आई होप। इंडिया का जो पूरा भविष्य है वो अभी थर्ड स्टेज के ऊपर, जो कि फ्यूचर में है, जिसको हम लगभग 2032 तक सोच रहे हैं कि उसको भी लेकर आएँ और इंडिया की पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाएँ। हालाँकि हम इसको 250 तक या 250 या उससे आगे भी हम इसको देख पाएंगे। अभी नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इज ई कॉमर्स फॉर MSME एक्सपोर्ट। देखिए इकोनॉमी पेज से आपके पास आर्टिकल है, GS पेपर 3 में इंपॉर्टेंट हो जाता है और ख़ास करके स्ट्रेटजीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे मेंस में पूछा जाए कि ऐसा क्या किया जाए कि इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ा सके, और ख़ास करके जो MSME होते हैं, MSME क्या होती हैं, माइक्रो मीडियम एंड जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बहुत छोटी होती है। इसमें डिपेंड करता है, माइक्रो में आपका जो है वो 10 करोड़ तक का हो सकता है, स्मॉल में आपका 50 तक, MSME में 500 करोड़ तक का एक कुछ बन सकता है। तो इन सारे के सारे जो एंटरप्राइजेज हैं इनको एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नीति आयोग के द्वारा एक यहाँ पर रिपोर्ट निकाली गई है, और उस रिपोर्ट का जो नाम है वो है फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसी को रिकमेंड करने के लिए नीति आयोग कुछ डाटा देते हैं। जैसे कि कहते हैं चाइना का, देखिए चाइना के अंदर जो MSME है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। चाइना ने इस बार लगभग 200 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है अपनी कंट्री से, और इंडिया को अगर हम कंपेयर करें तो 2 बिलियन है, यानी कि हम चाइना का केवल और केवल 10% भी यहाँ पर नहीं बन पा रहे हैं, 1% हम चाइना का बन पा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि हमारी जो प्रोसेसिंग है, हमारा जो ऑनलाइन यहाँ पर प्रोसेस होता है वो इतना अच्छा नहीं है। पेमेंट से रिलेटेड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, खास करके टाइम ज़्यादा लगता है, और क्योंकि इंडिया से जो एक्सपोर्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 38% MSME से ही बनता है, और एक्सपोर्ट में लगभग 45% इसकी भागीदारिता है। तो इसी वजह से यहाँ पर इसको थोड़ा सा आसान बनाना चाहिए। गवर्नमेंट को मर्चेंडाइज ट्रेड प्रोसेस के अंदर एक सिंगल नेशनल ट्रेड पोर्टल बनाने की ज़रूरत है, जो अप्रूव कर सके, जो अप्लीकेशंस आती हैं उनकी कंप्लायंस में रहकर और थोड़ा आसानी से उनको किया जा सके और थोड़ा सा जल्दी किया जा सके, जिससे इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रशियन डोमिनेंस इन इंडियाज़ आर्म इंपोर्ट डिक्लाइन। देखिए ये बातें क्या हो रही हैं कि जो रशियन से इंडिया के अंदर वेपन लिए जाते थे वो एक्चुअली में कम हो रहे हैं। 2009-13 के डाटा के अकॉर्डिंग ये 76% होता था, और आज के समय में 2019-23 में ये लगभग 36% रह गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया अब हमारा कोई और कंट्री बन चुकी है जिससे हम लार्जेस्ट लेते हैं। वेपन्स अभी भी जो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं वो रशिया से ही आ रहे हैं, लेकिन उनका शेयर कम हो गया है, उनमें थोड़ी सी कमी आ गई है पिछले 15 सालों से अगर हम उसको कंपेयर करें तो। कौन बता रहा है ये डाटा? ये डाटा पब्लिश किया गया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसको सिप्री के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्वीडिश थिंक टैंक है, स्वीडिश की तरफ से, इसी वजह से इसका जो डाटा होता है उसको काफ़ी रिलायबल भी माना जाता है। रशिया अभी भी हमारा लार्जेस्ट सप्लायर है, और आर्म्स जो इंपोर्ट होते हैं हमारे पास, जैसे कि रशिया से, दूसरा हमारा जो लार्जेस्ट सप्लायर है वो US से है, थर्ड हम इज़राइल और फोर्थ फ्रांस को देख पाएंगे।
फ़िलहाल के लिए हमारा रशिया से बहुत ज़्यादा होता है। यूएसए का भी अभी इंपोर्ट काफ़ी बढ़ रहा है, अब हम देख पाते हैं इस तरीके से। और फ्रांस और जो इज़राइल है उसका कम है, जैसे फ्रांस का केवल और केवल 0.9% है जितना भी हम यहाँ पर मंगवाते हैं उसके अंदर। इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर्स का यहाँ पर सबसे बड़ा, नॉट एक्सपोर्टर, इंपोर्टर्स का, निर्यात करने का यहाँ पर सबसे बड़ा एक नेशन बन चुका है वेपन्स के मामले में। जब हम आर्म्स को मंगवाते हैं तो वर्ल्ड के अंदर, जो कि पिछले 5 साल से सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा आर्म्स खरीदते थे, मंगवाते थे, इंपोर्ट करते थे, उस कैटेगरी के अंदर अब इंडिया क्या हो गया है, इंडिया यहाँ पर पहले नंबर पे आ गया है। इंडिया में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा वेपन यहाँ पर मंगवाए जाते हैं। इसी वजह से इंडिया का जो शेयर है वो भी बढ़ गया है। इंडिया का शेयर लगभग 9.8% है पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितना भी वेपन्स का यहाँ पर ट्रेड होता है। कुछ और देशों को देखें, जैसे यूक्रेन का, जिसका कि शेयर नेग्लिजिबल था, कुछ होता नहीं था, लेकिन युद्ध की वजह से उसका भी शेयर बढ़ गया है, लगभग 4.9% पे पहुंच गया है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो उनका शेयर जो है वो भी यहाँ पर ग्लोबल इंपोर्ट इंक्रीज बढ़कर 2.9%, जो कि कभी 2009 से 2013 में होता था, अब वो बढ़कर 4.3% तक बढ़ गया है। तो ये कुछ ग्लोबल शेयर हैं, कुछ डाटा था हमारे पास। जो टेबल है वो भी हमारा लास्ट 15 साल का जो हमने इंपोर्ट किया वो दिखाता है। जैसे रशिया से हमने लगभग 60,000 तक के करीबन मिसाइल्स ली हैं, 600 के करीब इंजन्स खरीदे हैं, आर्म्ड व्हीकल जो है वो 1000 हैं, एयरक्राफ्ट लगभग 356 है पिछले 15 साल में। यूएसए से हमने मिसाइल्स ज़्यादा ली हैं, जो कि ऑलमोस्ट 4,500 से ज़्यादा हैं। इसके अलावा हम देखते हैं इजराइल से भी हमने मिसाइलें ज़्यादा ली हैं, फ्रांस से भी हम मिसाइलें ले रहे हैं, यूके से 200 मिसाइलें, यूक्रेन से भी हमने 360 मिसाइलें ली हैं। और ये हमारे कुछ डाटा था जो हमें पता होना चाहिए मेंस के आंसर राइटिंग के लिए भी, और खासकर प्रीलिम्स के लिए भी। अगर आपसे पूछा जाए, आपसे स्टेटमेंट दे दी जाए कि रिसेंटली इंडिया हैज अचीव्ड बीइंग ऑन द टॉप ऑफ द वेपन इंपोर्ट्स एज अ कंट्री, तो ये आपको वर्ल्ड ट्रेड के अंदर स्टेटमेंट क्या बतानी है, ठीक बतानी है कि हाँ ऐसा होता है। आज के नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अल्फा ज्योमेट्री एंड द थ्रेट एआई टेक ओवर ऑफ द मैथमेटिक्स। देखिए, अब जो ये आर्टिकल है एआई और मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि आज जो है वो पाई डे भी है। एक्चुअली में मार्च जो 14 होती है उसको पाई डे की तरह मनाया जाता है, और रीज़न इसका है क्योंकि 3.14 जो है वो पाई की खुद में हम देख पाते हैं कि कैसे एक वैल्यू होती है 3.4। अभी हम चलते हैं कि एक्चुअली में ये क्या बोल रहा है। देखिए, अल्फा जेआई ज्योमेट्री जो है वो एक एआई सॉफ्टवेयर है, और अभी क्या हुआ है कि जो मैथमेटिक्स का ओलंपियाड होता है, जो कि सबसे बड़ा, हम एक तरीके से जैसे स्पोर्ट्स में ओलंपिक होता है या फिर अलग अलग जो सबसे बड़ी किसी में कोई अवार्ड होता है, तो वो मैथमेटिक ओलंपियाड है मैथमेटिक्स के अंदर। उसमें हम देखते हैं कि 24 में से, यहाँ पर 30 में से 24 सवालों को ठीक कर दिया है एआई के सॉफ्टवेयर ने, और उसको इलुस्ट्रेट भी किया है, डायग्राम्स बना के समझाया भी है, जो कि अगर हम कंपेयर करें किसी ह्यूमन के साथ तो शायद उसको इतने सवाल ठीक करने पर इस ओलंपियाड में क्या मिलता, सिल्वर मेडल मिल जाता। तो ये सिल्वर मेडलिस्ट बन जाता, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। कैसे ये रिफॉर्म एकदम से आ गया है पूरा ज्योमेट्री के अंदर, मैथ के अंदर, एजुकेशन के अंदर। जैसे कि पहले ही चैट जीडीपी जैसी चीज़ें, एक ऐसी एआई यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है जिसने एजुकेशन के पूरे जो स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव लाया है। उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी ये हो रहा है कि ये खुद ब खुद डायग्राम बना सकता है, खुद ब खुद इसके जो सॉफ्टवेयर है इसको इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है कि अब ये बहुत अच्छे से इसमें काम करता है। किसके द्वारा बनाया गया है, गूगल डीप माइंड में है। ये जो पब्लिकेशन हुई है वो एक्चुअली में नेचर पेपर के अंदर हुई है, जिसकी खुद में बहुत अच्छी रेपुटेशन है। तो उसका जो भी बातें यहाँ पर निकल कर आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हम उस पर भी रिलाई कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट होती हैं, एक्यूरेट होती हैं। आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगेन पाई डे है। ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड की मोस्ट फेमस मैथमेटिकल जो कंसेप्ट है उसको समझिए। कहते हैं कि पाई जो एक्चुअली में पाई क्या होता है, कोई भी जो सर्कल होता है उसके डायमीटर को नापना ही पाई होता है। इसकी रेशो को निकाल कर इसको पाई के रूप में जाना जाता है। अब ये जो पाई है ये बहुत पहले से ही जानी जाती है। इसको 314 के नाम से अमेरिका में, क्योंकि मंथ जो होता है वो पहले लिखा जाता है और डेट बाद में आती है, तो इसी वजह से इसको 314 के नाम से या फिर 3.414 जो कि पाई की एक्चुअल वैल्यू है, उसी वजह से इसको एज अ वर्ल्ड
पाई के नाम से अमेरिका के अंदर जाना जाता है और तब से वो ट्रेडिशन बन गया। 1988 में सैन फ्रांसिस्को में इसको सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। 2019 में यूनेस्को की 14th जनरल कॉन्फ्रेंस ने पाई डे को एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से भी घोषित कर दिया। तो आज के दिन क्या कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे भी है। आज के दिन बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन होते हैं जो अपने मैथ से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाते हैं वर्ल्ड के अंदर, कॉन्फ्रेंसेस लेते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, उससे रिलेटेड बातें होती हैं, उनकी जो कम्युनिटी है पूरी की पूरी वो काम करती है इसके ऊपर। और हमें एटलीस्ट हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना इसके बारे में पता होना चाहिए था। खैर, आज का हमारे दोनों न्यूज़पेपर होते हैं अभी ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, जो भी अभी तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे हौसला मिलेगा और मैं और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।